हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि रियल नंबर्स क्या आते हैं। तो अपने जैसे इसमें रियल लाइन होती है जो कि माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक चलती है, और इसमें इस लाइन पे जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी रियल नंबर्स हैं। उसमें अपनी आ सकती हैं कर्म संख्या और परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं। मतलब आ सकती कि आती ही है। तो परिमेय संख्याएं तो वो होती हैं जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q डजंट इक्वल्स टू 0। ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर ऐसा बोल जैसे कि √2, √3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे अपन अपरिमेय संख्याएं प्रूव करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल हो गया रियल नंबर्स के बारे में। अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम। हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, मेरी कुछ खास अच्छी है नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या फिर इसको अपन हिंदी में बोलें तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उसका क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या, अब इसके लिए अपन जानते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना पता हो, वैसे तो लगभग को पता होता है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जिसको कि उस जिस संख्या में उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे कि 2, मतलब खुद के और एक एक का तो जाता ही है सभी संख्या में, वो तो सबको पता ही है। तो दो में जैसे सिर्फ 2 का और 1 का ही भाग जाता है। और हो गई 3 में भी सिर्फ और 3 का और 1 का भाग जाता है, जैसे 5, 7, 11 एक्सेट्रा। तो इसमें अपने को क्या पता लगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 2। ये मतलब हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, जो कि सिर्फ 3 को मान लेता है कि 2 तो अपनी सम संख्या है तो वो अभाज्य है। पर सम संख्या का अलग कॉन्सेप्ट है और अभाज्य और भाज्य संख्या का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अपनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, आपको समझ आ गया कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें सिर्फ खुद का और एक का भाग जाता है, मतलब उसको और किसी संख्या में तोड़ नहीं सकते, इसको भाज्य नहीं किया जा सकता, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे अपनी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं वो होगी जिनमें कि इसको अपन तोड़ सकते हैं, जैसे अपना 1 से तोड़ देते हैं, 2, 3, 4 आ गया। अब 4 को अपन 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, मतलब कि इसमें 4 का और 1 का तो भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। और ये जो संख्या है 2 और 2, ये अभाज्य संख्या आ गई। मतलब कि प्रत्येक भाज्य संख्या जैसे 6 हो गई, तो उसको अपन तोड़ दिया 2 और 3 में, यानी कि इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 6 का सबका भाग जा रहा है। तो अब 6 को अपन ने तोड़ा 2 और 3 में, इसमें 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो अब आपको समझ आ गया कि भाज्य अभाज्य संख्या। अब अपन देखते हैं अपन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसमें क्या बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे 8 मान ली, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यानी कि इसको 2 गुना 2 गुना 2, तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। जैसे अपन और कुछ मानते हैं, क्या 12 मान लेते हैं, तो 12 हो गया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। अब इसको अपन अब बोलो कि 4 गुना 3 भी तो लिख सकते थे, 12 को 4 गुना 3, तो इसमें 4 क्या, 4 अपनी भाज्य संख्या है और अपन इसको व्यक्त कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो अपने को सबसे छोटी से छोटी लेनी है, तो अभाज्य संख्या लेंगे कभी। तो अभी 12 को अपन ने 2 गुना 3 के रूप में लिखा, मतलब कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और साथ ही अगर अपन इनके क्रम को नहीं ले, मतलब कि 2 गुना 3 गुना 2 या फिर 3 गुना 2 गुना 2, ऐसे क्रम को छोड़ दें, तो इसको अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। और इसको फिर क्रम के लिए अपन इसमें एक चीज रखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले आएगी, और फिर उसके बाद उससे बड़ी, और फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएंगी। तो इस तरीके से अपन प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। तो अभी ये फैक्टर करने आपको आते हैं या नहीं आते हैं मुझे पता नहीं है, तो चलो अपन एक ट्राई मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे अपन को 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड करेंगे। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे कि 2, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, लास्ट में 6 है तो पक्का 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग देते हैं, 15 में गया, 7 बार 14 हासिल की, एक बच गया, 16 में 2 का भाग गया, 8 में, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने।
फिर उसके बाद अपन वापस देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या 2 का फिर से भाग जा रहा है? हाँ, लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 का फिर से भाग जाएगा। तो 2 3 6 और 9, ये फिर से भाग चला गया। अब फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 देखेंगे, क्या 2 का इसमें भाग जा रहा है? लास्ट में 9 आ रहा है तो नीचे आ रहा है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे जिसमें जैसे 3 हो गया, ठीक है, 3 का भाग जा रहा है। हाँ, 3 में 3 का भाग कैसे जाता है? जिससे जो संख्या है इसका अगर टोटल करेंगे मतलब 3 + 9 करेंगे तो ये हो गया 12। तो क्या 12 में 3 का भाग जाता है तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। तो ऐसा मेरे को पता चल गया कि इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग लगा देंगे, 13 आ गया। फिर अपन देखेंगे 3 का भाग नहीं जा रहा 13 में, फिर 5 आ गई, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, फिर इसके बाद आएगी 13। 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 का 13 में 13 चल गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने 156 के फैक्टर कर लिए अपन को, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरीके से अपन प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये अद्वितीय होता है अगर इसके क्रम को ना लें। क्रम को अभी मैंने समझाया था, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 13, तो ऐसे इसको क्रम को ध्यान में ना रखें तो ये इसको अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। चलो, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि फैक्टर कैसे करते हैं और अंकगणित के आधार पर में क्या है। तो अपन एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि 4n एक संख्या दी हुई है अपने को, 4 की पावर n, और जिसमें n है एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। अब इसमें अपन ने पूछा कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, मतलब कि 4 की पावर n, जैसे 4 की पावर 1 लिया तो 4, 4 की पावर 2 लिया तो 16, तो जो ये लास्ट का नंबर आ रहा है क्या ये 0 हो सकता है क्या कभी भी, अपने को पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज बताती हूँ। देखो, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 आ रहा है, जैसे कि 5 0 6 0 7 0, तो उन सभी संख्याओं में 5 का भाग जाता ही जाता है। ये तो सभी को पता है कि 10 का जाएगा तो 5 का तो जाना ही है। तो इसमें अपन देखेंगे अगर ये 0 पे खत्म होगी कभी जाके तो उसमें जरूर 5 का भाग जाना चाहिए। तो क्या 4 की पावर n को 5 का भाग जाना चाहिए, मतलब उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। जैसे कि अपन 6 में देख रहे थे कि 2 का भाग जाता है, तो 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या 4 की पावर n में ऐसा गुणनखंड बना सकते हैं जिसमें 5 आए? तो 4 की पावर n को अपन लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सिर्फ 2 2 ही चलता जाएगा, इसमें कभी भी 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर n को अपन ऐसी किसी भी संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते जिसके लास्ट में 0 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी छोटी सी जैसे कि प्राकृत संख्या लिख रही हूँ, आपको अगर प्राकृत संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कैसे समझ आएगा? तो ये तो मैं बता देती हूँ, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक चलती है, मतलब इसमें ये नेचुरल नंबर बोलते हैं कि कोई भी अपन संख्या डेली लाइफ में भी देखते हैं तो 1 पेन है 2 पेन है, ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 0 पेन है वगैरह वगैरह। तो ये नेचुरल नंबर, तभी इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं कि डेली लाइफ में जैसे अपन काम में लेते हैं। तो ये 1 से इंफिनिटी तक होता है, इनमें नेगेटिव नंबर भी नहीं आते और 0 भी नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता देना, उस पर मैं अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमने को ये जाना होगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम क्या होता है अपना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलूंगी तो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, और ये हो जाएगा अपना लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये इनके हिंदी में समान। तो अभी बोलिए हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो छोड़ो, आप मेरे को बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे कैसे। तो जैसे इसमें सबसे पहले अपन 6 को और 20 का निकालना है, तो 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में पहले व्यक्त करेंगे। तो 6 को अपने को पता है 2 गुना 3 होता है। अगर आपको ऐसे सीधा नहीं निकालना आता तो अपन वैसे निकालेंगे। 6 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का क्या 6 में भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 2 का 6 में भाग दिया 3, और फिर 2 का इसमें जाएगा नहीं, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, तो 3 का ऐसे। फिर अपन 20 का निकालेंगे, ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2 का दिया 10, फिर 10 में क्या वापस 2 का जा रहा है, जा रहा है, तो 5 आ गया, क्या 3 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5, तो 5 का जा रहा है। तो ऐसे अपन 20 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, सबसे पहले अपने को जो भी नंबर दिए होंगे उनके आबादी गुणनखंड करना है। फिर अब अपन निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है वो अपने को लेना है, और वो भी हाईएस्ट सबसे ज्यादा। तो जैसे इसमें कौन कौन सी पहले तो देख लेते हैं, 2 3 और 5, तीनों इन दोनों में मिला के ये अभाज्य संख्या में है। तो इसमें 2 देखेंगे, 2 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो अपने को कॉमन कॉमन तो दोनों में बस एक ही बार आ रहा है 2। मतलब ऐसा करना है कि जैसे किसी ने
2 बार 2 है कितने, 5 बार 2 है, तो अपने को जिसमें कम बार है ना 2 वो लेना है। जैसे 2 बार 2 है तो वो ले लिया, यहाँ पे तो 1 बार 2 है तो 1 बार 2 ले लिया, गुणा। अब 2 तो हो गया अपना, 3 देखते हैं। 3 इसमें तो है पर इसमें है ही नहीं, मतलब कि इसमें तो 0 बार है तो अपन 0 बार लेंगे तो 3 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 5 देखेंगे, 5 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 बार सबसे कम 0 बार आया तो अपन 5 भी नहीं लेंगे, तो इसका HCF हो गया 2। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें अपन क्या करेंगे, वही अपने 2, 3 और 5 ये तीन अभाज्य संख्याएं हैं इन दोनों में। तो इसमें यहाँ पे इसमें तो लिया था कि जो कम बार आ रहा है, जैसे 2 इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है तो अपन 1 बार ले लिया। तो इसमें अपन उल्टा करेंगे कि अगर 2 इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो जिसमें ज्यादा बार आ रहा है ना वो अपन ले लेंगे। तो इसमें 2 गुना 2 ले लिया और इसको छोड़ दिया, चलो 2 हो गया। अभी 3 का देखते हैं, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 0 बार आ रहा है, तो ज्यादा कितने आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 एक बार, तो अपन 3 ले लेंगे। फिर अपन 5 का देखते हैं, 5 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 0 बार आ रहा है, तो ज्यादा किसमें आ रहा है, इसमें 5 एक बार, तो अपन 5 ले लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 15, 15 पंद्रह 40 का 60, ये आ गया अपना एलसीएम और एचसीएफ। ओके, तो अभी एचसीएफ को अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, एचसीएफ जितनी भी अपन को संख्या दी जाएगी मैं संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जैसे संख्या अपनी 6 ये लिखते हैं, 2 गुना 3 और 20, 2 गुना 2 गुना 5। तो संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य। अब इनमें देखना है कि कॉमन कौन कौन सी आ रही है, तो इन दोनों में कॉमन, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो 2 अपना कॉमन हो गया। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, तो 3 अपना कॉमन नहीं हुआ। 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 5 भी अपना कॉमन नहीं आया। तो अपने कॉमन देख लिया कि अपना सिर्फ 2 आ रहा है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब इसमें भी देखना, इसमें 2 की घात है 1 और इसमें 2 की घात है 2, तो इनमें सबसे छोटी घात क्या है अपनी 1, तो उसका गुणनफल आ गया। तो एचसीएफ अपना 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आ गया, ठीक है। ऐसे ही अपन एलसीएम देखते हैं। संख्याओं में संबंध, संख्याओं में संबंध, संबंधियों का संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड टेढ़ा तो नहीं आ रहा ना, तुमने पूरा शूट कर लिया है, टेढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ आए तो बता देना कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे, जैसे इसमें 2 और 3 है, संबंध प्रत्येक अभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों में जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है ना, प्रत्येक अभाज्य संख्या को लेना है। तो 2 आ गई, 3 आ गई और 5 आ गई, तो अपने 2, 3 और 5 ले लिया कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसमें देखना है, इसमें 2 की पावर सबसे पहले 2 लेते हैं, तो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो अपना एलसीएम लेंगे ना तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात को लेना है ना। फिर 3 लेंगे, 3 में 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, तो 1 पावर ले लेंगे, और यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ 0 बार है, तो 5 ले लेंगे, और ये ना 60 आ गया। ऐसे अपन एलसीएम निकालेंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अपन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। Okay, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ने से पहले अपन एक चीज देखते हैं, जैसे कि अपन ने 6 और 20 इनका एचसीएफ निकाला, वो आ गया था अपना 2, और एलसीएम निकाला 6 और 20 का, तो वो आ गया था 60। तो जैसे ये कोई दो संख्या है, ए अपनी 6 है और बी है अपनी 20, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एचसीएफ है ना ए कोमा बी का और एलसीएम है ए कोमा बी का, इनका जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ ए कोमा बी यानी एचसीएफ 6 गुना, इस पर अपन अप्लाई करके देखते हैं, और एलसीएम 6,20, क्या ये 6 और 20 के मल्टीपल के बराबर आता है। एचसीएफ का हो गया 2, एलसीएम हो गया उसका 60, और ये 6 गुना 20, तो ये हो गया 120, फिर ये भी हो गया 120, यानी ये बराबर आ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर दो संख्याएं हैं ए और बी और उनका एचसीएफ और एलसीएम अपन ने अगर निकाल लिया ना, तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई और ए और बी इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस पे अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें लिखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4 से 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपने को दे दिया 96 और 4 से 4, तो 96 और 4 से 4 दे दिया है, फिर इनका अपने को एचसीएफ निकालना है और फिर अपने को एलसीएम निकालना है। फिर एलसीएम निकालना मतलब अपने को
ये वाला फॉर्मूला जो दे रखा है ये यूजली लेके एलसीएम निकालना है, फिर पहले एचसीएफ जैसे अपन ने पहले निकाला वैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 96, ठीक है, इसमें 2 का भाग जा रहा है 48, फिर इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। तो इसको अपन ने लिखते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 5 गुना 3, ठीक है। अब अपन 4 से 4 को लिखेंगे, तो 4 से 4 के लिए भी फिर से निकालते हैं। 2 का भाग यानी क्या 2 का भाग जा रहा है, वापस 2 का भाग जा रहा है, कैसे 2 का भाग जा रहा है, लास्ट में 2 नहीं आ रहा तो 2 का भाग नहीं जा रहा, क्या 3 का भाग जा रहा है, 1 0 1 टोटल करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 101 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 101 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 101, यानी 2 की पावर 2 गुना 101। चलो ये अपन ने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, यानी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब अपन एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं। लास्ट वाले में वैसे आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आया तो फिर से अपन ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो अपना एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 101 आ रहा है, ठीक है। अब इनमें जो जो कॉमन है, इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन, दो देखते हैं क्या दो दोनों में कॉमन है, हाँ इसमें भी है इसमें भी है। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, एक में तो 2 की पावर 5 आ रहा है, एक में 2 की पावर 2 आ रहा है, तो इन दोनों घटकों में या पावर्स में जो सबसे छोटी पावर है वो लेंगे, तो 2 की पावर 2 छोटी है तो उसको ले लेंगे। फिर 3 इसमें आ रहा है पर 3 इसमें नहीं आ रहा, मतलब कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 को छोड़ देंगे। फिर 101 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, मतलब दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो उसको भी छोड़ देंगे। तो ये हो गया अपना एचसीएफ आ गया 4। अब अपने को एलसीएम निकालना है, पर एलसीएम अपने को सीधा नहीं निकालना, मतलब कि इससे अपन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ और 96 404 गुणा एलसीएम 96 404, यानी 96 गुणा 404। तो इसमें अपने को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम रखेंगे इधर, इसको इधर डिवाइड कर देंगे। 96 की 404 अपॉन एचसीएफ ऑफ 96 404, ठीक है। अब ये हो गया, अपन एचसीएफ इनका निकाला, अपन ने 4 आया, तो इसको इससे काट देते हैं 101 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 9696 और ये अपना एचसीएफ आ गया। तो इस तरीके से अपने को ये सोल्व करना है। पर इसमें एक और बात है जो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताते हैं, समझाते हैं आपको। 2 संख्याओं के लिए तो अपन ने ये फॉर्मूला बनाया है, फिर अपन देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला 3 संख्याओं के लिए भी लागू हो रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए अपन 3 संख्या लेते हैं, 6, 72 और 120। अब इनका एचसीएम और एलसीएम पहले निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि इसमें एचसीएफ गुणा एलसीएम ए बी सी के मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अपने को देखना है। तो 6 को पहले 2 गुना 3, अब तो आपको 6 का तो कम से कम याद हो ही गया है। 72 का निकाल के दिखाती हूँ। 2 का भाग जा रहा है 3 6 36, फिर से 2 का भाग जा रहा है, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 120। 120 2 का जाएगा 8, 30, 15, 3 का जाएगा और ये आ गया। तो 2 गुना 2 गुना, ये बराबर लगा लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो लिख देंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है, ये आ गया। तो एचसीएफ निकालते हैं तीनों का, मतलब 6, 72 और 120। अब तक अपन 2 का निकाला था, तीनों का निकालना। तो उसमें देखते हैं कि अपनी अभाज्य संख्या कौन कौन सी यूज हो रही है। 2 आ रही है, एक तो एक 3 आ रही है और एक 5 आ रही है। अब इसमें देखते हैं कि क्या 2 तीनों में कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 2 तीनों में कॉमन है तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें है 1, तो सबसे छोटी घात है 1, तो अपन वो ले लेंगे कि 2 की घात 1। अब 2 तो करिए अपना 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब 3 भी आ रहा है, तो 3 की घात देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटी घात हो गई 1, तो वो भी अपन ले लेंगे। 3 हो गया, 5 देखते हैं, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन ही नहीं है, 5 को छोड़ देते हैं, तो ये आ गया सिर्फ 6। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम के लिए फिर से अपन देखते हैं कौन कौन से अभाज्य संख्या है अपने पास, 2 3 5 है। तो 2, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लेते हैं। फिर 3 इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, सबसे बड़ी 3 की पावर 2 है, तो वो ले लेते हैं। फिर 5 में 1 है, 0 0, तो 5 की पावर 1 है, तो 5 ले लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया अपना 360।
अब हमको देखना है कि HCF गुणा LCM जो है वो A गुणा B गुणा C के बराबर आ रहा है क्या? तो HCF गुणा LCM इक्वल टू 6 गुणा 72 गुणा 120। अब LCM 6 गुणा 360 और ये 6 गुणा 72 गुणा 120 और उसे मल्टीप्लाई कर, मुझे मल्टीप्लाई करते हुए बहुत जोर आता है, मेरा मन कहता है मैं कैलकुलेटर लेती हूँ और बाद में तो छोटी बातें करते करते 7 तो ये तो हो गया। 120 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 72 आ गया, 044504815। तो ये तो आ गया 140 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 6 3 21। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अभी अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कि वो वाला तो नहीं लग रहा, तो अपन तीन संख्याओं के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो एलसीएम पी क्यू आर, अपन तीन संख्या ले रहे हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा पी डॉट क्यू डॉट आर और HCF इन तीनों का पी क्यू आर अपॉन HCF। यहाँ पे HCF या यहाँ पे भी HCF लेंगे, पी क्यू का फिर डॉट HCF ले लेंगे क्यू आर का, डॉट HCF ले लेंगे पी आर का। ये तो हो गया अपना एलसीएम का फॉर्मूला। तो इसमें लगा के देखते हैं कि क्या ये सही भी है या नहीं है। तो पी डॉट क्यू डॉट आर अपन है 6 72 और 120 अपने 6 72 120 गुणा HCF इनका है 6 बट्टा HCF को पी गुना क्यू। अब ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, आप खुद निकाल लेंगे, मतलब कि 6 और 72 का HCF क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 2 गुना 3 और ये है, तो इन दोनों में ये 6 इनका HCF हो जाएगा और 72 और 120 का HCF हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और इसका मतलब कि 6 और 120 का हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, इससे ये कट गया। अब 8, ये 2 की पावर 3 का 8 होता है, ये कट गया 9 आ गया, ये कटा 3 आ गया और 120 गुना 3 कितना होता है, और से बात है 36 360। यानी कि अपना एलसीएम जो अपन ने निकाला था 360 वही चेंज आ रहा है, तो ये फॉर्मूला सही है। अब मैं आपको HCF के लिए भी फॉर्मूला बता देती हूँ। HCF को पी गुना क्यू गुना आर, तो वही सेम पी आर डॉट में फिर यहाँ पे HCF लिया, जब एलसीएम निकालना था, जब HCF लिया है, जब HCF निकालना है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, और वही यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे भी वापस एलसीएम लेंगे पी क्यू एलसीएम क्यू आर और एलसीएम पी आर। अपन इस पे भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये है। 6 गुना 72 गुना 120, एलसीएम इन तीनों का आ रहा है अपना 360। अब HCF देखते हैं, 6 और 72 का है 2 गुना 3, ये आप प्लीज अब खुद से निकालना, मैंने इतने सारे निकाल के बता दिए। 72 और 120 का है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 और 120 और 6 का है सॉरी मैं HCF निकाल रही हूँ, यहाँ पे एलसीएम निकालना है मेरा। तो 6 और 72 का एलसीएम है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और फिर 72 और 120 का है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 और 6 और 120 का है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। ठीक है, तो अभी इनको काटते हैं। ये तो 120 आ गया ना, 36, तो इससे ये पूरा 3 बार कट जाएगा। और क्या करूँगी, तो इसको ये टोटल आप काट लेना। देखो मैं कैसे बताऊँ आपको, ये 2 गुना 3 तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 बच गया, फिर ये 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 से ये कट गया, तो यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बचा है, ये फिर से जाएगा, ये तो गया ही और ये 2 बच जाएगा, तो 2 गुना 3 अपना हो जाएगा 6। काफी देख लेना आप, इससे अपना 6 आ जाएगा।
तो ये अपना फॉर्मूला था तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, और दो संख्याओं का आपने पहले बता दिया है। ठीक है, ओके। तो अपने एग्जाम्पल्स हो गए। अभी एक्सरसाइज में उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से निकाल लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है 7 का, जो कि मेरे को काफ़ी लंबे लगा कि आप लोगों को पढ़ने में इतना जोर आएगा कि भाई कैसे करेंगे इसको। वैसे वो इजी है, लेकिन मैं बताती हूँ इसमें क्या दे रखा है। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, मतलब कि वर्ताकार, ये सर्कल है अपना, ये अपना पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया लेती है 18 मिनट, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि लेता है 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना एक साथ, और एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दोनों एक ही मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अपने को बताना कि वो वापस इस सेम पे कब मिलेंगे। तो अपने मानते सोनिया एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, तो 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में। अब ना रवि देखते हैं, मतलब 36 मिनट बाद वो वापस नहीं आ जाएगी, क्योंकि पहला चक्कर लगाया 18 मिनट के बाद यहाँ, फिर से 36 मिनट बाद यहाँ आती सोनिया। अब ना रवि देखते हैं, पहला चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगा रहा है 24 मिनट में, मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे ही बात है 36। तीसरा चक्कर लगा रहा है 36 मिनट में, मतलब 12 मिनट बाद यहाँ, 24 मिनट बाद यहाँ, और 36 मिनट बाद यहाँ, मतलब 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये तो अपना रफी आइडिया हो गया। अब इसके लिए मतलब कैसे कैसे लिखना है, तो इसमें डायरेक्ट इसमें अपने को पूछा यही है कि इन दोनों का जो है ना, ये एलसीएम अपने को निकालना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो 18 को अपन जैसे फैक्टर करेंगे 18 के, तो 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। ये अपन इन दोनों को 18 मिनट और 12 मिनट का कर दिया, और फिर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 18 गुना 12, तो शायद आप खुद भी निकाल लोगे। तो इसमें जो संख्या है अपनी 2 और 3, तो 2 इसमें 1, 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो अपन 2 की पावर 2 लेंगे, जो ज़्यादा बड़ा है वो लेंगे। और फिर 3 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 ले लेंगे। तो 4 गुना 9 आ गया 36। तो देख लो, अपने यहाँ पे भी अपन ने 36 ही निकाला था, और इस तरीके से अपने 36 आ गए। तो नीचे लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों वो उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं उस पर एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। और आज फर्स्ट चैप्टर आगे अपन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। पढ़ते रहो और मस्त रहो।